हेलो एवरीवन, इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि हांजन और हानरी को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, जहां हानरी को होश आता है और वो अपने आप को अनजान जगह में देखती है, जिसके बाद वो अपनी पॉकेट में छुपी हुई नाइफ्स की मदद से खुद को आजाद कर लेती है। और जब उन बंदों को पता चलता है कि वहाँ से लड़की गायब है तो वो उसे ढूंढने लगते हैं, पर तभी हानरी सामने आती है और उन बंदों से फाइट करने लगती है और वो उन बंदों को बहुत बुरी तरीके से मारती है। पर उनके ग्रुप का लीडर हानरी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। वहीं हमें ते को दिखाया जाता है जो कि पुलिस से कह रहा होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, पर तभी वहाँ पर उसके बुलाए हुए किडनैपर्स पहुंच जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि उसने हांजन को किडनैप करवाने के लिए कुछ लोगों को बुलवाया तो था, पर वो लोग टाइम पे नहीं पहुंचे और हांजन और हानरी को किसी और ने ही किडनैप किया है, जिसके बाद पुलिस ते को अरेस्ट कर लेती है और हांजन और हानरी का पता लगाने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें एक मिस्टीरियस गाय को दिखाया जाता है जो कि उन लड़कों को ऑर्डर देता है कि उन दोनों को मार डालो। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है, पर उन लड़कों का लीडर बाकी लड़कों से कहता है कि वो इतने कम पैसों में इन दोनों को नहीं मारने वाला, पर वो हानरी से बदला लेने के लिए उसे कुछ पंचेस मारना चाहता था और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से डोहा आ जाता है और गुस्से में वो उन लड़कों से कहता है कि तुम्हें उस लड़की को टच नहीं करना चाहिए था, जिसके बाद डोहा सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। जिसके बाद उन लड़कों का लीडर डर कर उसे धमकी देता है कि वो उससे दूर रहे वरना वो लड़की का गला काट देगा, पर डोहा उस बंदे का गला पकड़कर उसे लटका देता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा था, जिसपे वो बताता है कि मेरे पास सिर्फ कॉल आया था तुम लोगों का किडनैप करने के लिए। ये सुनने के बाद डोहा उसका मोबाइल ले लेता है और उसका गला काट देता है, जिसके बाद वो हानरी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस जन्म में तुम मेरे ही हाथों मारी जाओगी। तभी पुलिस वहाँ जाती है और डोहा वहाँ से चला जाता है और जब हानरी को होश आता है तो वो देखती है कि सभी लड़के काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हैं और पुलिस हानरी को होश में देखकर और वहाँ पे उन लड़कों की हालात देखकर यही सोचती है कि हानरी ने ही ये सब कुछ किया है और इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उन किडनैपर्स की हालात काफी ज्यादा सीरियस है और वो अभी हॉस्पिटल में है, पर तुमने सेल्फ डिफेंस के नाम पर उन लोगों को काफी ज्यादा इंजरी पहुंचाई है, इससे तुम पर भी केस हो सकता है। जिसपे हानरी कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे नहीं पता कि आखिर उन लड़कों की ये हालत कैसे हो गई, और वो पुलिस से हांजन के बारे में पूछती है कि अभी वो कहाँ है, क्योंकि वो भी मेरे साथ किडनैप हुआ था। तो पुलिस उसे बताती है कि वो एक दूसरी बिल्डिंग में बेहोश मिला था और फिलहाल हॉस्पिटलाइज्ड है। वहीं यहाँ में डोहा को दिखाया जाता है जो कि मिन्हू से कहता है कि ये सब कुछ एक्सीडेंट नहीं है, मुझे ऑलरेडी 2 बार किसी ने मारने की कोशिश की है। जिसमें मिन्हू से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है, तो डोहा से बताता है कि कार एक्सीडेंट वाले दिन वो खुद से बेहोश नहीं हुआ था और उसे किसी ने बेहोश किया था और सबके पीछे कौन है तुम्हें उस बंदे का पता लगाना होगा। यहाँ भी डोहा को ये सब कुछ इसलिए पता होता है क्योंकि वो हांजन की मेमोरीज को रीड कर सकता था। जिसमें मिन्हू कहता है कि इस बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तब तक के लिए तुम्हें सेफ प्लेस में रहना होगा। जिस पे डोहा कहता है कि अब तक हानरी ने ही मेरी जान बचाई है, यानी कि उसके साथ रहकर मैं सेफ हूँ, यानी कि वो यहाँ हानरी को अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डोहा को दिखाया जाता है जो कि किडनैपर का मोबाइल यूज करके उस टेलीफोन बूथ का पता लगा लेता है जिसे उस मिस्टीरियस गाय ने उन लोगों को मारने के लिए कहा था। यहाँ पे मैनेजर उस टेलीफोन बूथ की सीसीटीवी फुटेज लाके देता है जिसमें डोहा को वो आदमी साफ दिखाई दे रहा होता है, पर डोहा को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर ये बंदा हानरी को क्यों मारना चाहता है। वहीं दूसरी ओर हमें उस मिस्टीरियस गाय को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वही होमलेस गाय होता है जिसे कि हानरी ने फर्स्ट एपिसोड में बचाया था। और यहाँ पे ये बंदा किसी की आवाज से डरकर भाग रहा होता है और वो आवाज उसे बार बार उन लोगों को मारने के लिए कह रही होती है, जिसके बाद वो बंदा डर कर चिल्लाते हुए छत से नीचे गिर जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। पर तभी एक काला साया उस बॉडी पे कब्जा कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि हांजन को टीवी पर देखकर कहता है कि हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं डोहा। और यहाँ हमें एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग एक आदमी के सामने झुके हुए होते हैं, इसके सामने योंग हवा भी झुकी हुई होती है। तभी वो बंदा योंगवा के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ही सुंदर है, और योंगवा उसे गुस्से से देखती है। हालांकि ये बंदा कौन है अभी हमें नहीं पता चलता है। बैक टू प्रेजेंट हमें हानरी को दिखाया जाता है जो कि ये सपना देखकर अचानक से उठ जाती है और तभी हानरी की फ्रेंड वहाँ पे आती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ दिन तक काम पे जाना चाहिए, और उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि किडनैपर्स की पिटाई के बाद उन्हें लग रहा होता है कि हानरी काफी वायलेंट फायर फाइटर है और उसे जॉब से निकाल देना चाहिए। और यहाँ पे हानरी का एक और वीडियो वायरल हो रहा होता है जिसमें वो हांजुन को सबक सिखा रही थी, जिसके बाद एक इन्वेस्टिगेट कमीशन बिठाई जाती है और हानरी से पूछा जाता है कि क्या तुमने हांजुन के साथ इस तरीके से बिहेव किया था और उसका फोन भी छीना था। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था, पर वो सिर्फ उसे हाँ या ना में जवाब देने के लिए कहते हैं, जिसपे हानरी हाँ कहती है। वहीं दूसरी ओर में ये सियोल को दिखाया जाता है जो कि हांजुन से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और उसे बताती है कि उससे ब्रेकअप के बाद उसके सेक्रेटरी ने ही हांजुन और हानरी की ये वायरल वीडियो शूट की थी,
जिसपे डोहा से काफी रूडली यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है, जिसपे ये सियोल उसका एटीट्यूड देखकर काफी शॉक्ड होती है। वहीं दूसरी ओर हमें हानरी और उसके कलीग्स को दिखाया जाता है, जहां पर सभी को पता चलता है कि हानरी अब अंटार्कटिक बेस कैंप में काम नहीं कर पाएगी और अब वो वहां कभी नहीं जा सकती है, क्योंकि अब उसे वायलेंट फायर फाइटर का टैग जो मिल गया था और सब उसे गलत समझ रहे थे कि उन किडनैपर्स को उसने मारा है और अब उसे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर हमें हानजुन के मैनेजर को दिखाया जाता है, जिसे पता होता है कि डोहा ने ही उन किडनैपर्स लड़कों को मारा था और किडनैपर्स के ब्लड डोहा की शर्ट पे लगा था, तो उस दिन के कपड़े वो मैनेजर को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए हानजुन से मिलने के लिए आती है और यहाँ ऑफिसर उसे एक बंदे की फोटो दिखाते हैं जो कि उन्हें सस्पिशियस लग रहा होता है और ये वही बंदा होता है जिसे डोहा ने टेलीफोन बूथ वाली सीसीटीवी फुटेज में देखा था। और यहाँ पे ऑफिसर्स से पूछते हैं कि क्या वो हानरी को कांटेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि वो लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये सुनने के बाद हानजुन तुरंत ही हानरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसे लग रहा होता है कि कहीं हानरी के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। पर मैनेजर को यहाँ पे कपड़ों की चिंता होती है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो इन कपड़ों को कहाँ ठिकाने लगाए, जिसमें हानजुन उन्हें कार में ही रख देता है। वहीं दूसरी ओर में हानरी को दिखाया जाता है जो कि मिन्नू के साथ होती है और मिन्नू यहाँ पे उसे हानजुन की बुरी कंडीशन के बारे में बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और अब उसके पास सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं और साथ ही उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत परेशान हो और अपनी नौकरी भी खो चुकी हो, पर मैं तुम्हारा इस केस से नाम क्लियर करवा सकता हूँ और जैसे बनेगा मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, पर इसके बदले में मैं तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम हानजुन का बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो जाओ और उसे अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करो। ये सब सुनकर हानरी काफी शॉक्ड होती है और उसे पूछती है कि आखिर अभी हानजुन कहाँ है, जिसके बाद वो हानजुन से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है, जहाँ काफी देर आवाज लगाने पर भी हानजुन सामने नहीं आ रहा होता है और फिर वो उसे एक जगह खड़ा देखती है। तो कहती है कि जब तुम सुन रहे थे तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे थे, जिसपे डोहा कहता है कि तुमने भी तो मेरे कॉल्स का रिप्लाई नहीं किया, जिसपे हानरी उससे पूछती है कि क्या सच में तुम 1 महीने में मरने वाले हो और तुम्हें कोई मारने की भी कोशिश कर रहा है, जिसपे डोहा हाँ कहता है और साथ ही कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, खासकर जब तक तुम यहाँ पर हो। जिसपे हानरी कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, जिसपे डोहा कहता है कि नहीं नहीं, मेरे लिए 1 महीने ही काफी है, इतने में मेरा काम हो जाएगा। तो हानरी सोचती है कि 1 महीने के लिए इसका बॉडीगार्ड बनना कोई बड़ी बात नहीं है और वो मान जाती है। और डोहा उसे देखकर सोच रहा होता है कि तुम्हारी तावीज का पता लगाने के लिए और तुम्हें मारने के लिए 1 महीने का टाइम काफी है। फिर दिखाया जाता है कि हानरी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है और नेक्स्ट डे वो बॉडीगार्ड की ड्यूटी पे लग जाती है, पर यहाँ पे उसे बॉडीगार्ड की ड्रेस में देखकर डोहा उसे देखता ही रह जाता है, जिसपे हानरी उसे कहती है कि मुझे ऐसे मत देखो, जिसपे डोहा उसे इग्नोर करके जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हानरी वॉशरूम में होती है, जहाँ पे कुछ लड़कियां टॉप स्टार हानजुन के बारे में बात कर रही होती है कि वो स्क्रिप्ट रीडिंग में काफी ज्यादा अटकता है और आज इस ड्रामे की स्क्रिप्ट रीडिंग में तो उसे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। और हानरी भी यहाँ पे उसकी वो वीडियो देख लेती है जिसमें वो हकला रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हमें डोहा को दिखाया जाता है जो कि हानरी के बारे में पूछ रहा होता है, जिसपे मैनेजर उसे बताता है कि वो यहाँ अंदर नहीं आ सकती है, जिसपे डोहा कहता है कि अगर वो अंदर नहीं आ रही तो मैं ही बाहर चला जाता हूँ, जिसपे मैनेजर उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर मिनहू डायरेक्टर को सेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि भले ही वो स्क्रिप्ट रीडिंग अच्छे से ना करे पर वो उसे इस ड्रामे में काम करने दे, पर डायरेक्टर किम ये बात नहीं मानते हैं। वहीं दूसरी ओर मैनेजर हानरी को कुछ बहाना बनाकर अंदर भेज ही देता है और हानरी उसे अंदर आकर स्क्रिप्ट रीड करने के लिए कहती है, बट डोहा उससे कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, जिसपे हानरी कहती है कि तो भला तुम यहाँ क्यों आए हो, तो डोहा उससे कहता है कि तुमसे मिलने के लिए, जिसपे हानरी को लगता है कि ये हकलानी की प्रॉब्लम की वजह से स्क्रिप्ट रीडिंग नहीं करना चाहता है। तभी यहाँ पे इस ड्रामे में होने वाली हीरोइन यी सियोल आ जाती है और वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तो भला बताओ कि आज तुम हम लोगों को कितनी लेट घर जाने दोगे, क्योंकि पिछले ड्रामे के स्क्रिप्ट रीडिंग को खत्म करते करते रात के 10 बज गए थे। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसपे डोहा इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगता है तो हानरी उसे रोकती है और बिठालती है और उसे अनकरेज करती है कि उसे ये करके ही दिखाना होगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि डायरेक्टर हानजुन को स्क्रिप्ट रीड करने के लिए कहते हैं और क्योंकि डोहा पुराने ही समय से होता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से डायलॉग डिलीवरी कर रहा होता है और उसकी आवाज और रिएक्शन देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और डायरेक्टर को भी उसकी डायलॉग डिलीवरी और आवाज काफी पसंद आती है और ये सब कुछ देखकर ये सियोल काफी शॉक्ड होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिनहू हानजुन के लिए काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि डायरेक्टर किम ने भी उसे सिलेक्ट कर लिया था, पर तभी मैनेजर खुशी में उसे पीछे से हक करता है और उसके हाथ से उसके कपड़े खराब हो जाते हैं, जिसके बाद हानरी उसकी कार से एक्स्ट्रा कपड़े लेने के लिए बाहर जाती है। पर तभी हानजुन वहाँ पे ते को बाहर जाते हुए देखता है, जिसके बाद वो हानरी को ढूंढता हुआ बाहर आ जाता है और यहाँ ते यी सियोल से मिलकर काफी गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर हानजुन को इस ड्रामे में कैसे कास्ट किया जा सकता है। पर यी सियोल बताती है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि डायरेक्टर ने भी उसे सिलेक्ट कर लिया है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है और ते से कहती है कि अब तुम्हारा करियर ओवर हो चुका है,
ये सुनकर ते को बहुत गुस्सा आता है, पर तभी वहाँ पे मिस्टर श्योक आके उससे मिलते हैं और वो ते से हैंडशेक करते हैं। पर मिस्टर श्योक तो यहाँ पे काफी अजीब रिएक्ट कर रहे होते हैं और वो ते का हाथ छोड़ ही नहीं रहे होते हैं, जैसे कि उनकी बॉडी को किसी ने पोजेस कर रखा हो, और वो यहाँ पे अपनी आंखों से ते को भी पोजेस कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर में दोहा को दिखाया जाता है, जो कि हांडी को ढूंढते हुए कार तक पहुंचता है और उसके हाथ में किडनैपिंग वाले दिन की अपनी शर्ट देखता है और हांडी उससे पूछती है कि ये शर्ट तुमने किडनैपिंग वाले दिन पहनी थी और ये ब्लड तुम्हारा नहीं है, क्या तुम ही ने किडनैपर्स को मारा था? जिस पर डोहा कहता है कि ये उसकी शर्ट नहीं है और वहाँ से जाने लगता है। तो हांडी उससे कहती है ठीक है, डीएनए रिपोर्ट से सब पता चल जाएगा। जिस पे डोहा उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है और दोबारा से हांडी को अदृश्य शील्ड प्रोटेक्ट कर लेती है और दोहा की नजर उसके ब्रेसलेट पे पड़ता है और वो समझ जाता है कि इसी ब्रेसलेट में उसकी तावीज है और यही ब्रेसलेट हांडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। और तभी हमें ते को दिखाया जाता है, जो कि गाड़ी से फुल स्पीड में डोहा को उड़ाने के लिए आ रहा होता है और यही कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर हांडी हांजन को बचाकर खुद कार के सामने आ जाती है, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो जाती है और उसका काफी सारा ब्लड लॉस भी हो जाता है। और दोहा ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है और हांडी को यहाँ पे पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ क्या है और वो बेहोश हो जाती है। और ये सब कुछ देखकर मिस्टर श्योक, यानी कि जिन्होंने ते को पोजेस किया था, दूर बैठे काफी खुश हो रहे थे और दोहा को देखकर कहते हैं कि तुम्हारा हार्ट काफी ज्यादा कमजोर है, पर चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोहा उसे देखकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पे डोहा उसकी कंडीशन देखकर सोच रहा होता है कि लगता हम आखिरी तक इसी तरीके से अलग होते रहेंगे, और ये सोचकर वो बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ फिर हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ यांगहुआ दोहा को मारने की कोशिश करती है, पर उल्टा दोहा ही उसे घायल कर देता है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोहा उसे तलवार और मेड के कपड़ों में से चूज करने के लिए कहता है और यांगहुआ फिलहाल सरवाइव करने के लिए उसकी मेड बनने भी तैयार हो जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दोहा को देखकर सोच रही होती है कि अगर तुम मुझे इस तरीके से जलील करने की भी कोशिश कर रहे हो तो भी मैं तुम्हें बिना मारे यहाँ से नहीं जाने वाली। नेक्स्ट डे हमें सुबह सुबह यांगहुआ को दिखाया जाता है, जो की आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही होती है। जिस पर डोहा कहता है कि मुझे लगा था कि तुम अब यहाँ से भाग चुकी होगी, पर तुम अभी भी यहाँ हो। जिस पे यांगहुआ उसे कहती है कि मैं तुम्हें बिना मारे यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तो डोहा उसे कहता है कि तुम्हें उसके लिए पहले ढंग से तीर चलाना सीखना होगा। जिस पे यांगहुआ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ही मुझे तीर चलाना सिखा दो। जिसके बाद डोहा उसके करीब आता है और उसे अच्छी तरीके से तीर चलाना सिखाता है और उसे कहता है कि अगर तुम इस तरीके से प्रैक्टिस करती रहोगी तो तुम मुझे आसानी से मार सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोहा किंग के सामने पेश होता है, जहाँ पर किंग उसकी बहुत ही तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने गया डायनेस्टी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। पर उसी सभा में मौजूद उसके फादर, जो कि उसके असली बायोलॉजिकल फादर नहीं होते हैं बल्कि उसे अडॉप्ट किया होता है, वो भी मौजूद होते हैं और वो डोहा की तारीफें सुनकर ज्यादा खुश नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पे किंग डोहा को अपने साथ शिकार पे चलने के लिए कहते हैं, पर डोहा के फादर एक्सक्यूज बना देते हैं कि डोहा नहीं जा सकता है और उसकी जगह वो राजा के साथ चलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोहा अपने फादर से मिलता है और उनसे कहता है कि अब तो आप खुश होंगे क्योंकि आप किंग के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। पर उसके फादर इस चीज से भी खुश नहीं होते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे खुशी तब होगी जब तुम वॉर में घायल होकर वापस लौटोगी। ये सुनकर डोहा कुछ भी नहीं कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोहा के फादर एज अ प्रेजेंट उसे रेड चेरी देते हैं, जिसे खाने वाला तुरंत ही मर जाता है, पर क्योंकि ये उसकी फादर की तरफ से प्रेजेंट होता है तो डोहा इसे भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डोहा के फादर को दिखाया जाता है, जिसके सामने सारे सर्वेंट्स चुके होते हैं और वो यहाँ पे यांगहुआ के हाथों की तारीफ करता है और उसे कहता है कि मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोहा और उसके फादर साथ में खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे डोहा यांगहुआ से सारा खाना अपने सामने रखने के लिए कह देता है और सारा खाना चेक कर अपने फादर को खाने के लिए कहता है। ये सब देखकर यांगहुआ काफी ज्यादा हैरान होती है और बाहर आकर एक सर्वेंट से पूछती है कि क्या कोई पिता अपने बच्चे को ये चेक करने के लिए कह सकता है कि उसके खाने में पॉइजन है या नहीं। जिस पे सर्वेंट उसे बताता है कि डोहा का फादर उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है बल्कि उसका स्टेप फादर है और सर्वेंट कहता है कि डोहा कोई मामूली इंसान नहीं है क्योंकि उसे मौत से डर नहीं लगता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि डोहा का स्टेप फादर न्यू मेड के बारे में उससे पूछता है, क्योंकि ये पहली बार होता है कि उसने उसकी बिना इजाजत कोई मेड रखी हो। जिस पे डोहा उसे बताता है कि उसने एक कर्जे के बदले में उसे अपना मेड बनाया है। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि डोहा कहीं जाने वाला होता है तो हांजी भी उसके साथ जाने की जिद करती है, जिसके बाद डोहा उसे अपने साथ ले जाता है। पर जंगल में पहुंचकर डोहा उसे घोड़ों के साथ रहने के लिए कहता है और खुद एक पेड़ के नीचे जाकर एक एक पत्थर जोड़कर एक मेमोरियल स्पॉट बना रहा होता है और गया किंगडम के जितने भी लोगों को उसने मारा है उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। ये सब कुछ हांजी भी वहाँ पर आकर देख लेती है और गुस्से में कहती है कि आखिर ये सब करने का क्या मतलब है। जिसपे डोहा उससे कहता है ये उनकी याद में मैंने बनाया है जिन्हें मैंने मारा है। जिसपे हांजी उससे कहती है तो क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है उन्हें मारने का, और जिनके भी तुमने घर उजाड़े हैं वो सब लोग तुम्हें माफ कर देंगे। जिसपे डोहा कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर मुझे गया के
लोगों को मारने का मिशन मिला था और मुझे वो पूरा करना ही पड़ता, और अगर मैं लोगों से पैर पकड़ के भी माफी मांगूंगा तो कोई मुझे माफ नहीं करेगा, और तुम भी तो गया के जनरल की बेटी हो ना, तो तुम भी कौन सा मुझे माफ कर दोगी। जिसमें योंगवा से कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जनरल की बेटी हूँ। तो डोहा से कहता है कि जो तलवार तुम लेके आई थी मुझे मारने के लिए वो जनरल की ही थी। और यहाँ पे डोहा से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना बदला लेना चाहिए। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।